ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। कल हमने जो वीडियो बनाया था वो मल्टी बिलियन साइंस ऑफ शेयर मार्केट के पर बनाया था, जिसमें कंपाउंडिंग, द साइंस ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, उसके क्या एडवांटेज हैं और कितने लोगों ने उसके आधार पर उसी साइंस से पैसा बनाया। ये सबसे बड़ा साइंस है शेयर मार्केट का। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। तो ये तो बात ये रही, आप लोगों ने देखा है, सराहा है, उसको अप्रिशिएट किया है। अब सवाल ये उठता है कि जो एग्जिट पोल आए उसके बाद में मार्केट आज खुला और धुआंधार तेज़ी है मार्केट में, और ख़ास तौर से उन शेयरों में तेज़ी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, सीमेंट, अडानी जी के शेयरों में तेज़ी है। इस तरह के कुछ शेयर्स हैं। डिफेंस, इनमें तेज़ी है, डिफेंस है ना। तो खैर अब ये बात रही, तेज़ी है, अब ये टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी, इतनी तेज़ी एक साथ तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी 4 तारीख को भी परिणाम आएंगे। उन परिणामों के ऊपर भी अगर तेज़ी आती है, कल भी अगर तेज़ी रहती है, कल का दिन भी, कल रिजल्ट आएंगे, मतलब ना, तो कल ये तेज़ी टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी या और बढ़ेगी। लेकिन आफ्टर ऑल तो देखिए, करेक्शन तो लेगा। बाजार अपनी असली औकात से ही शुरू हुआ, चूँकि जो बहुत बड़े आदमी है ना, वो इन भावों पर शेयर नहीं खरीदते हैं। तो खैर जो भी होगा देखा जाएगा। सतर्क रहिए, कोई बहुत बड़े कमिटमेंट मत करिए। कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गया उस शेयर को थोड़ा बहुत बेच लीजिए, दोबारा मिल जाएगा वो, या उसकी जगह कोई दूसरा शेयर मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं। टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट सिचुएशन। और आज जो एक बहुत बड़ा जो बाजार, पूरा बाजार जो खेल का आधार है, खेल के कारण है, कौन करता है खेल, किस आधार पर लेता है, आज का वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ऑपरेटर एचएनआई का गठजोड़ शेयर में कब घुसता है, किस तरह के शेयरों में घुसता है, और उस शेयर को आम इन्वेस्टर कब खरीदे, क्या देखकर खरीदे, वो सारे कारण सब कुछ इसमें हम दर्शाएंगे, पूरा पटापेक्ष करेंगे। उसमें इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ी गाइडलाइन मिलेगी। इट विल बी ए बिग एजुकेशन टू द इन्वेस्टर। मेरा काम यही है, आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए आप लोगों को कुछ बताना, मार्गदर्शन। मेरा अनुभव, स्टडीज़ दोनों हैं, खाली एक्सपीरियंस भी काम नहीं देता, स्टडीज़ भी हैं, प्रैक्टिकली देखा है मैंने और स्टडी भी की है, उसी का परिणाम है ये सब। तो अब चलते हैं इसके ऊपर। ऐसा है कि किसी शेयर मार्केट जो है सरकार की नीतियों पर आधारित है। अगर कोई शेयर गिरेगा तो एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण गिरेगा, और बढ़ेगा तो पॉजिटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण बढ़ेगा। तो अगर फेवरेट पॉलिसीज आती हैं, गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट उस सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है, तो एक तो सरकार की नीति उसके फेवरेट होनी चाहिए। बार बार है, सरकारें कैबिनेट डिसीजंस हों, बार बार दुनिया भर के इंसेंटिव्स दिए जाएं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है, गवर्नमेंट पॉलिसी मस्ट बी इन फेवर ऑफ दैट सेक्टर और दैट प्रोडक्ट। और अगेन एंड अगेन पॉलिसी फॉर्मेशन जो भी हो उसके फेवर में। नंबर 2 पोजीशन है, मैनेजमेंट बहुत ताकतवर हो। अब ये टाटा बिरला के घराने तो वेल नोन हैं, अडानी अंबानी, जिंदल, भारतीय एयरटेल और जो भी है, मतलब सुंदरम ग्रुप है, हीरो ग्रुप है, बजाज ग्रुप है, ये तो सब नॉन है। मतलब इनके शेयरों को तो कोई जब आईपीओ आता है या जब भी है कोई पकड़ ही नहीं पाता। ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही इनमें काबू लगता है, बाकी कोई काबू नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे मैनेजमेंट हैं, जैसे एस्ट्रल का मैनेजमेंट था, पॉलीकॉन का मैनेजमेंट था, ये नए मैनेजमेंट थे। अब इसकी जानकारी आम आदमी को तो हो नहीं सकती है, क्या मैनेजमेंट है और क्या इनकी एक्टिविटी रही, क्या इनकी फाइनेंशियल पोजीशन है। ये पोजीशन तो जो ऑपरेटर हैं
HNIs हैं उनको ही हो सकती है, चूँकि वो मिल सकते हैं, उनसे बातचीत होती है। तो एक तो उनको ये जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर एक ये भी ग्राउंड है कि भाई प्रमोटर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग प्रमोटर है, NRI है और इंडिया में भी है, तो हिडन था, बहुत छुपा हुआ था, पैसे वाला था, है रिच मैनेजमेंट है, कोई भी खेल कर सकता है। और रिच मैनेजमेंट के, स्ट्रांग मैनेजमेंट के ये फ़ायदे हैं कि रॉ मटेरियल कैश में खरीदेगा, रॉ मटेरियल के अवेलेबल ही नहीं, कई बार क्या होता है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं हो पाता है, केवल मात्र उनको अवेलेबल होता है जो कैश पेमेंट करते हैं, तो छोटे मोटे आदमी पिछड़ जाते हैं। और जो ताकतवर लोग होते हैं रॉ मटेरियल लेते हैं, उस प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को मर्जिया भाग जो प्रीमियम रेट पर बेचते हैं मार्केट में, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब आपको मैं इन बिटवीन एक छोटा सा उदाहरण बीच बीच में देता जाता हूँ। जैसे आप देखिए एस्ट्रॉल पाइप है, एस्ट्रॉल पाइप का जो शेयर था वो किसी को पता भी नहीं आया, छोटी सी कंपनी थी आई और चुपचाप आ गई, चुपचाप लिस्ट हो गई। मोतीलाल ओसवाल ने अपने म्यूचुअल फंडों के पोर्टफोलियो में इसको खरीदा। उस वक्त भी इसका शेयर 350-400 रुपये का था, 1 पेड अप शेयर कर दिया था इन्होंने। ग्रोथ ठीक ठाक थी, बहुत बड़ी ग्रोथ भी नहीं थी, लेकिन ये उनको मालूम था कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। अब आप देखिए, आप CPVC पाइप बनाने वाले तो बहुत लोग हैं देश में, कम से कम 100 कंपनी होंगी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, माल सब बेच रहे हैं अपना, लेकिन नाम किसका है, झंडा किसका लहरा रहा है? प्रिंस पाइप भी आया उसमें, और हैदराबाद इंडस्ट्री जो CK बिरला साहब की है वो भी बना रही है, मतलब, लेकिन कहीं नाम नहीं है उनका। मतलब ताकत की बात है, हर जगह एस्ट्रॉल पाइप का बोर्ड लगा मिल जाए। वो रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, वो रिकमेंडेशन लायक है भी नहीं है शेयर अभी फ़िलहाल, मतलब बहुत कॉस्टली शेयर है, इसके और दूसरे बहुत ऑप्शंस हैं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में ये ऑपरेटर, अब ऑपरेटर कौन था मैं ये नहीं कहता कि मोतीलाल ओसवाल है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं से खबर लग जाती है। तो ऑपरेटर ने इस शेयर को हवा दे दी और खींचते चले गए, बढ़ाते चले गए, और आज ये हालत है कि 1-3 का बोनस दिया है, इसमें 3 पर 1 बोनस दिया है, उसके बावजूद भी ये शेयर 2200 रुपये के आसपास चल रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी, सुपर क्वालिटी है। आज एस्ट्रॉल का पाइप मार्केट में सुपर क्वालिटी प्रीमियम पाइप है। आज कोई भी आदमी कहता है अरे भाई ये तो एस्ट्रॉल ही लेना है पाइप तो मुझे, तो बड़ी बड़ी जो क्वांटिटी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़े बड़े बेंगलोर फार्म हाउसेज होटल्स बनते हैं, उनमें लगता ही ये माल चक्कर है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजमेंट के को पहचान लेते हैं, उस हिसाब से वो ऑपरेटर्स इसमें एंट्री लेते हैं। शुरू में पैसे की बहुत आवश्यकता होती है, उसलिए HNIs का सपोर्ट लेना पड़ता है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा। एक आदमी तो इतना पैसा लगा नहीं सकता, क्योंकि एक ऑपरेटर तो एक ही शेयर को ऑपरेट नहीं करता, हो सकता है 2-5-7 शेयरों को कर रहा हो, तो ये एक गठजोड़ बन जाता है इस तरह से। गवर्नमेंट पॉलिसी पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजमेंट। नए आदमी का क्या पता हमको कैसा है, कहीं आए कहीं चले गए, कहीं ले गए कहीं दे गए, मतलब कुछ पता नहीं। अनदर थिंग, तीसरी बात है, चौथी बात है टेक्नोलॉजी। कोई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आवे, ऐसी टेक्नोलॉजी आवे, जैसे एक सुपर कंप्यूटर का शेयर आया था थोड़े दिन पहले, है तो वो कंप्यूटर लेकिन सुपर कंप्यूटर के शेयर वैसे तो पढ़ते फिर रहे, मतलब HCL का जो कंप्यूटर है और विप्रो के कंप्यूटर क्या वैल्यू उनकी कुछ नहीं, लेकिन वो जो कंप्यूटर था वो शेयर 1600 रुपये, शायद वो 1600 रुपये बिक रहा है वो शेयर, सुपर कंप्यूटर, और हैवीली और सब्सक्राइब हुआ। तो इस तरह के जो शेयर जिनमें भारी टेक्नोलॉजी आती है, और ये एस्ट्रॉल वगैरह, ये ऐसे लोग भी हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी लेके आते हैं बाहर से, क्योंकि शुरू में आपको कई लोगों ने नकल कर ली है, कॉपी कर ली, बाहर से ले आए, खरीद लाए, कुछ अरेंज कर लिया, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर इन दिस सेक्टर। एस्ट्रॉल पाइप वॉज द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर। फॉरेन कोलैबोरेशन है, मान लीजिए कंपनी में फॉरेन कोलैबोरेटर है, और फॉरेन कोलैबोरेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, इक्विटी पार्टिसिपेशन भी कर रहा है, इक्विटी पार्टिसिपेशन भी कर रहा है, तो एक वो भी एक कारण है।
अब फॉरेन कोलैबोरेटर कई जो वेल नोन है उनकी तो नॉलेज है, लेकिन हर प्रोडक्ट के जो टॉप रैंकिंग मतलब जो टेक्नोलॉजी होल्डर्स हैं वर्ल्ड में, जिन्होंने R&D की ताकत से खुद का डेवलप किया, उनकी जानकारी पूरी नहीं मिल पाती। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा अमेरिका, यूरोप और जापान है, चाइना है, इतनी नहीं मिल पाती। ऑपरेटर्स को मालूम है, मैनेजमेंट को मालूम है, वो हाईलाइट भी नहीं करते हैं जिस शेयर में खेलना होता है, बताते ही नहीं, वो बाद में खुलते हैं राज। एक ये कारण होता है। कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है, मान लीजिए, सिक पड़ी है, हालत खराब है, उस कंपनी के टर्न अराउंड होने के चांसेस बढ़ गए और दिखाई ऐसा दे रहा है, आम आदमी तो भरोसा नहीं कर रहा कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, टर्न अराउंड कैसे होगी, लेकिन उनको सब कुछ मालूम है, ऑपरेटर मैनेजमेंट को, उस गठजोड़ को जो है सब कुछ पता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, किस तरह करेंगे, क्या प्लान बना है, क्या रिवाइवल है, क्या फाइनेंशियल अरेंजमेंट हुआ है, कहाँ से सपोर्ट मिला है, वो सब कुछ मालूम है। उस गठजोड़ के आधार पर वो उसमें एंट्री लेना शुरू कर देते हैं नीचे की रेटों पर, जिसका आम आदमी को एहसास ही नहीं कर सकता। अब जिस तरह से आप देखिए, ये जो आइडिया वोडाफोन है, अब आइडिया वोडाफोन में जो कंपनी 30-40 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, करोड़ रुपये साल का लॉस कर रही है, आज भी रिपोर्ट कर रही है, और 70,000 करोड़ की जिसकी पेड अप इक्विटी हो चुकी है, उस कंपनी से कोई आशा कर सकता है क्या कि ये कंपनी कुछ कर देगी? लेकिन अब मान लो इसको गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिल गया, ज़बरदस्त प्रोटेक्शन मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट डिज़ायर्स दैट एट लीस्ट 3 टेलीकॉम ऑपरेटर शुड एग्जिस्ट इन द कंट्री। भारत संचार निगम खत्म हो गया, तो इसलिए भारत सरकार उसको प्रोटेक्ट कर रही है, और अंदर की जो सारी स्थिति है वो तो ऑपरेटर्स को, मैनेजमेंट को ही मालूम होगा, आपको हमको नहीं मालूम हो सकती। हम तो जब होगा जब उसकी मक्खन निकल चुकेगा, हमारी को छाछ हाथ लगती है। तो खैर एनीवे, वर्ल्ड मार्केट में या लोकल मार्केट में उस प्रोडक्ट की रेटें जो है ना वो तेज हो गई हो, प्रोडक्ट की रेट तेज हो गई, डिमांड बहुत और डिमांड में ज़बरदस्त डिमांड है मतलब, और मैनेजमेंट उसको प्रीमियम पे बेच रहा है, ओवर बिलिंग कर रहा है, मतलब ओवर बिलिंग नहीं, अंडर बिलिंग कर रहा है मतलब। अब ये आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका आपको बाज़ार में क्या पता, बताओ क्या भाव है। आप कोई भी साइट क्लिक कर लीजिए, ना तो आप लोगों के पास साइट है आम आदमी के पास में, और ना ही एक ऐसे नाम है ऐसे प्रोडक्ट्स के जो आप नाम जान ही नहीं सकते बाहर। अब आप बताइए, ये जो API के प्रोडक्ट हैं, डिवीज लैब का शेयर तो 60 रुपये की EPS पर, 60-70 रुपये की EPS पर चलता है 4300 रुपये, और ऐसे बहुत से शेयर मिल जाएं, क्योंकि डिवीज लैब के पास टेक्नोलॉजी है और उसके कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मोनोपोली प्रोडक्ट हैं, आपको हमको पता नहीं। मोनोपोली प्रोडक्ट है, मर जाए इस भाव लेता है, मर जाए इस भाव देता है, शॉर्टेज भी क्रिएट कर देता है। अब आप देखिए, एक IOL का शेयर है, तो IOL का शेयर में क्या हुआ कि आइबुप्रोफेन बनाता है, और आइबुप्रोफेन का एक रॉ मटेरियल है वो भी बनाता है, जो कि विनथियोरमिक भी बनाती है, उसका मैं भी नाम भूल रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एसिड, सम सॉर्ट ऑफ एसिड है वो। तो उसको लोगों ने ख़रीदा क्योंकि आइबुप्रोफेन में तेज़ी आई, उसके जो कोरोना काल में उसके प्रोडक्ट में तेज़ी आई, और वो जो $9 पर केजी बिकता था ना, वो पहुंच गया $20 पर केजी का। लोगों ने उसको ख़रीदा, जो जानकार लोग थे ना वो तो $8-9, $10, $11 पर ही खरीद गए उसको, और $15 से ऊपर जाते ही उसने बेचना शुरू कर दिया, और वो कमा गए पैसा। और आम आदमी साइट के ऊपर रेट देखता रहा आइबुप्रोफेन के, वो रेट वही दिखाई दे रहे, लेकिन वो रेट वास्तव में वो रेट नहीं रहे थे, वो रेट गिर गए थे, क्योंकि जर्मनी में जो प्लांट बंद हुआ था उसके कारण और कोरोना काल की डिमांड के कारण प्रोडक्ट में तेजी आई थी। वो जैसे ही वो प्लांट चालू हुआ और कोरोना काल खत्म हुआ, उस प्रोडक्ट के दाम गिर गए, आइबुप्रोफेन के दाम गिर गए, डिमांड गिर गई,
और आज तक गिरा हुआ है वो शेयर, लेकिन आम आदमी अटका रह गया उसमें। और एक 5 स्टार इन्वेस्टर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी उसमें उलझ गए थे और आज तक उलझे हुए हैं उसमें। 30-40 करोड़ 40-50 करोड़ रुपये लगाए थे उन्होंने। और मैनेजमेंट टीवी पे आता था बाकायदा, मिस्टर विजय गर्ग जॉइंट एमडी ऑफ द कंपनी आते थे, बार बार आते थे। तो उनसे अनिल सिंघवी ने एक दफ़ा पूछा कि साहब, लास्ट थी वो उनकी विजिट, कि कुछ थोड़ा सा रेट गिरे हैं क्या, मतलब आइबुप्रोफेन के? हाँ थोड़ा सा गिरे हैं। वो ये नहीं बताया क्या रह गया, क्या था और क्या रह गया, कितना ऐसी। और अनिल सिंघवी की भी ये ड्यूटी बढ़ती थी कि भाई कितने % गिरावट आई इस प्रोडक्ट में और आपका प्रॉफिट कितना प्रभावित हो सकता है इससे, ये तो बताओ। खाली गिरे हैं, अरे एक तो 8 आने किलो ही गिरे हो और एक 80 रुपये किलो गिरे हो, जमीन आसमान का फर्क है ना। इस बात को साफ करो ना, किस लिए बुलाया तुमने टीवी पर इसको? हैं, खाली टीवी चैनल चलाने के लिए बुलाया है क्या? तो ये इस तरह के काम करते हैं, तो आम आदमी इस पर पिस जाता है। और जो ऑपरेटर का जो गठजोड़ है, ऑपरेटर HNI गठजोड़ है, मैनेजमेंट के साथ जो गठजोड़ है वो कमा जाते हैं और छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर की जेब से पैसा ले जाते हैं, वो रोता रह जाता है। दिस इज द पोजीशन। अब आप देखिए, लेकिन सब लोग गड़बड़ नहीं, कुछ मैनेजमेंट बहुत ऑनेस्ट है। जैसे सुप्रीम इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट डेड ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, एस्ट्राल भी ऑनेस्ट है कुल मिलाकर, और पॉलीकॉम का मैनेजमेंट भी कुल मिला के ठीक रहा। डिमांड लगातार चलती रही, प्रोडक्ट चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। छोटी मोटी दिक्कतें आई, मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, चलाता रहा शेयर। दूसरी बात, RR कबील का IPO फेल हो गया था, रिटेल पार्ट। RR कबील जो वही केबल बनाता है, ये इसका IPO फेल हो गया था, लेकिन इस शेयर में वर्थ थी, मैंने भी अप्लाई किया। मैं जनरली जो फ्लॉप इश्यूज़ हैं उनमें कमाता हूँ, जो ओवर सब्सक्राइब होते हैं उसमें कुछ भी नहीं आता जाता है, कोई अलॉटमेंट नहीं आता है क्या। तो उसमें भी केबल का शेयर है, वो भी अब 1800 रुपये हो गया। आप देखिए 1000 रुपये में आया था वो शेयर। ग्रीन एनर्जी के जितने भी शेयर है ये भी चढ़ रहे हैं, तो इनमें भी जो कैपेबल ऑनेस्ट मैनेजमेंट है उनके शेयर चढ़ेंगे, बाकी जो गड़बड़ मैनेजमेंट है वो खा पी के चले जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी चलाने नहीं आए, वो चलाने आए हैं शेयर को। शेयर को बेचा, धीरे धीरे थोड़ा बहुत उल्टा सीधा किया ऊपर नीचे, और एकदम से ऐसे गायब हो जाएंगे कि जैसे पूछो मत। जैसे KPR मिल का एक शेयर था, आप देखिए, ये भी मोतीलाल ओसवाल के पोर्टफोलियो में था जब इसका 10 फेडअप शेयर का रेट 7-8 रुपये था। तो मैं देखूं ये KPR मिल जो है शुगर बनाती है, गारमेंट बनाती है, और तमिलनाडु में इसका प्लांट है। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्ट्रेच होजरी फाइबर और स्ट्रेच होजरी गारमेंट का प्लांट है, एक्सपोर्टर। लेकिन कोई ऐसी खास स्थिति सामने नहीं आ रही थी कि ये टेक्सटाइल का शेयर, टेक्सटाइल के गारमेंट के शेयरों की भी एक्सपोर्ट फ्रंट पे कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं है, कोई बहुत बड़े मनी मेकर या मल्टी बैगर नहीं है ये शेयर। आई डिड नॉट रिलाई ऑन दैट शेयर, लेकिन उनके फोलियो में वो एडजस्ट करता रहा, और उसमें एकाएक कितनी तेजी आई बाद में को 2500 रुपये हो गया, 2500 से 3500 रुपये हो गया आज उसका, मंदी के टाइम पर भी, जबकि परफॉर्म नहीं कर पा रही है कंपनी। उसके उपरांत भी उसका 2 पेडअप का शेयर 800 रुपये। तो ये सारी जो खबर है, सब कुछ है, ये मैनेजमेंट के पास से ऑपरेटर के गठजोड़ को मिलती है। आप और हम उस शेयर में अब कब प्रवेश करें? आप भी ये कहेंगे कि साहब आपने ये कहानी तो सुना दी, लेकिन हमको क्या मिला इस कहानी से, इसको क्या बेनिफिट है, हमारे लिए क्या यूज़फुल है? तो मैं इस संबंध में एक ही बात कहूँगा आप लोगों को कि आपको इसमें चार्टिस्ट बनिए, आप इसमें चार्ट को वॉच कीजिए आप उसके, और एक उसकी परफॉर्मेंस, जो क्वार्टर रिजल्ट आवे, जो भी न्यूज़ आवे, जो प्रोडक्ट आता है, जो उसका प्रोडक्ट है, उसकी सेल है, उसको वॉच कीजिए। कंपनी के मैनेजमेंट के जो स्टेटमेंट हैं वो पढ़िए। आप जो कॉनकॉल होती है उस कॉनकॉल को सुने। मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको पैसे कमाने हैं तो। मैं भी बहुत करता हूँ, 24 घंटे 18 घंटे आप कहोगे क्या करते हो, मैं यही काम करता हूँ। मतलब कॉनकॉल को पढ़िए आप, कॉनकॉल यूट्यूब पे आ जाती है, मतलब 2-1 दिन बाद में आ जाती हो, उसको पढ़ लीजिए आप, आधी पौन घंटा लगेगा। मतलब जिसका रिलेवेंट पार्ट पढ़िए, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैनेजमेंट जो प्रियम्बल कहता है उसमें, वो तो पहले हो लेता है, वो तो आ जाता है, मीडिया रिलीज में आ जाता है। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछते हैं, म्यूचुअल फंडों के जो ऑफिसर्स जाते हैं, ब्रोकर्स के यहाँ जो अफसर जाते हैं, वो उनसे सवाल पूछते हैं, उन सवालों से बहुत कुछ इशारा मिल जाता है।
कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है उससे भी बहुत कुछ मिल जाएगा, और कंपनी की जो न्यूज़ आती है, और दूसरी बात है शेयर की वर्किंग क्या आ रही है, क्या प्रोग्रेस दिखाई दे रही है क्या। अगर प्रोग्रेस दिखाई दे रही है तो थोड़ा थोड़ा जिस तरह से प्रोग्रेस दिखाई दे उसी प्रकार से आप भी एंट्री लीजिए उसमें, और उसमें चार्ट को देखिए आप उसमें। ये टेक्नो फंडा कॉम्बिनेशन को देखना बहुत आवश्यक है। तो टेक्नो को ये देख करके ये देखिए आप टेक्नो में कि इसका जो ग्राफ है, चार्ट है, उस चार्ट में क्या ये चढ़ करके और गिर जाता है, और गिरता है तो कितना गिरता है, और फिर कितने टाइम में कितना उठ जाता है। यानी जो जिगजैग होती है ना, हायर बॉटम हायर टॉप, वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर हायर बॉटम हायर टॉप बन रहे हैं तो ले लीजिए, थोड़ा बहुत एंट्री ले लीजिए उस शेयर में, क्या बुराई है कि नहीं। लेकिन सारा खेल लॉन्ग टर्म का है। अब आप चाहो कि आज खरीदा परसों ये 25% हो जाए, वो सब संभव नहीं है। मतलब वो आदमी तो दे के जाएगा, एक में कमाएगा 3 में देगा वो आदमी। इसलिए मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो कुछ आप करें बहुत गंभीरतापूर्वक चेक करके करें, और आप किसी भी कंसल्टेंट के पास चले जाओ, आप उसको भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो कोई भगवान नहीं है, उसके पास सारी सूचनाएं नहीं है। ये सारा खेल इनसाइडर का है, और इनसाइडर किस तरह से होती है ये मैंने बताया। उस शेयर के ये जो कई दफ़ा क्या होता है मैं आपसे बताऊँ, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड का IPO आया। अब हैप्पीएस्ट माइंड का IPO आया तो ये वेल नोन था कि उसका जो प्रमोटर है, क्या नाम, अशोक सूता साहब थे, है, वो विप्रो के भी रह चुके हैं और माइंड ट्री के भी प्रमोटर रह चुके थे, और विप्रो में उन्होंने बहुत डायनेमिक काम किया था, माइंड ट्री में बहुत डायनेमिक काम किया। तो उसका जब IPO आया तो कोई 370-80 रुपये तक वो लिस्टिंग के टाइम जा कर के वो शांत हो गए, और 300 के आसपास वो पड़ा रहा, महीने 2 महीने पड़ा रहा, 1.5 महीने पड़ा रहा। फिर उसका आप देखिए चलना शुरू हुआ, और चल कर के और वो गया 1600 रुपये तक। मैंने भी खरीदे थे उसे, और मैं तो खरीद करके 575 रुपये में निकल गया था, चूँकि मुझे वो ओवर प्राइस नज़र आने लगा उस रेट पर, तो मैं निकल गया। बट पीपल्स एंटर्ड, लोगों ने एंट्री 1100 रुपये मिली, इतनी बर्थ ही नहीं बढ़ती थी भाई, 100 से भी ज़्यादा का पी रेशो हो गया था उसका, और उतनी ग्रोथ नहीं थी। मैनेजमेंट खुद कह के गया कि भाई हमारे मार्जिन गिरेंगे, ये कोरोना काल में थोड़ी ज़्यादा है, बाद में हमारे मार्जिन गिरेंगे, चूँकि वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, और अकोमोडेशन का किराया बच रहा है, बिजली बच रही है, पानी बच रही है, TAD बच रहा है, तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में बचत है। लेकिन लोगों को भरोसा क्या होगा, कुछ नहीं। 1600 रुपये में तक वो शेयर चला, और बहुत से माननीय सम्माननीय जो कंसल्टेंट हैं, जो वीडियो यूट्यूब पर आए, और वो ये कहते थे कि मैं तो हर सेक्टर का फर्स्ट जो टॉप 10 शेयर है ना, हर सेक्टर के अंदर जो टॉप शेयर वो खरीद लेता हूँ। और बहुत से वीडियो देखे मैंने, उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड के लिए भी कहा, और मैं कहता था अरे क्यों मरवा रहे हो, ये टॉप शेयर है क्या ये। ठीक है, कंपनी सही है, चल रही है, चलेगी भी, लेकिन जिससे 1200 रुपये में, 1400-1500 में जिसने खरीदा उससे पूछा आपने। मैंने कईयों को मना किया, लेकिन मेरी बात को नहीं माना उन्होंने। शेयर 800 रुपये बताइए, और ये भी अभी वर्थ से ऊपर है, मैं कहता हूँ दिस इज़ नॉट एट ऑन ए रीजनेबल प्राइस। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई थोड़ा सा इन सब चीज़ों को चेक करो तसल्ली से, उसके बाद एंट्री लो, धीरे धीरे लो, कोई जल्दी नहीं है। और मेरी किसी भी शेयर में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने ये जो आज वीडियो बनाया ये आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए बनाया, आप लोगों के लिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के लिए बनाया कि कैसे कैसे खटके हैं। सुप्रीम पेट्रो का मैनेजमेंट था, जैसे ये सुप्रीम इंडस्ट्री वालों का मैनेजमेंट है, जिसमें राजन रहेजा और तापड़िया साहब दोनों पार्टनर हैं। तो जो राजन रहेजा है उनकी कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज, फॉर्मरली ही वॉज ए कॉन्ट्रैक्टर, बिग कॉन्ट्रैक्टर, और उन्होंने एक्साइड इंडस्ट्री बनाया, और उसके बाद में सुप्रीम पेट्रो में उन्होंने, तो कोरोना काल की मंदी के बावजूद भी आज भी सुप्रीम पेट्रो मेंटेन, आप देख लो शेयर, वर्किंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन शेयर मेंटेन। क्यों? इन्वेस्टर को, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंडों को, इंस्टीट्यूशंस को, सबको ये मालूम है कि मैनेजमेंट इज ऑफ सुपर क्वालिटी। ये शेयर कहाँ जाना है, साल 6 महीने, मंदी हमेशा थोड़ी रहती है प्रोडक्ट में साल 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल। तो इस तरह से मैनेजमेंट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ट्रेडमार्क का, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और जो ऑपरेटर है वो इतना मूर्ख नहीं है, वो ये देख के खरीदता है कि मैं इस माल को बेच भी पाऊंगा कि नहीं, घर में थोड़ी रखना है उसको।
कि प्रॉफिटेबल रेट में मैं इस माल को पिला पाऊंगा कि नहीं पब्लिक को, वो सारे अवय इस आधार पर तय करता है। और एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं बाजार में, मीडिया के सारे भी वो, क्योंकि माल को बेचना है, माल को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट आते हैं। मुझे आप बताओ, शर्ट के आएंगे, जूतों के ऐड आएंगे, टीवी का ऐड आएगा है, और आपकी कार का वो क्यों, प्रॉपर्टी का ऐड है, वो क्यों, उनको माल बेचना है और बेचने का एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। और शेयर बाजार में वैसे तो ऐड दे नहीं सकते कि भाई शेयर को खरीद लो, ये इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो तो न्यूज़ देते हैं बढ़िया बढ़िया, और न्यूज़ मैनेजमेंट नहीं देता है। मैनेजमेंट कहता है हमारा क्या लेना देना साहब, हमें तो पता ही नहीं है, तो जो कुछ करता है बाजार करता है, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने तो लिस्ट करवा दिया और हम तो रिजल्ट दे देते हैं टाइमली, हम तो हमारा काम कर रहे हैं साहब, आप किसी से बात कर लो, कोई लेना देना ही नहीं। जबकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हिडन और अनहिडन, दे हैव गॉट ए परफेक्ट पार्टिसिपेशन इन द कंपनी, इन द ऑपरेशन ऑफ द शेयर। तो ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है। और मैंने जो मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ पूरा देखें एक तो वीडियो को, ये जो 2-4-5 मिनट देखने से कुछ नहीं होगा। आप किसी क्लासरूम में 40 मिनट का लेक्चर होता है, 5 मिनट बैठ के आगे क्या हो जाएगा जिससे आप क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप आधी घंटा 20 मिनट 15-20 मिनट तो देखो यार कम से कम उस वीडियो को, जब कुछ पर्पज होगा, अदरवाइज कोई पर्पज सर्व नहीं होगा। मतलब जिस चीज़ से आप लाखों करोड़ों रुपया कमाना चाहते हो, जो आपकी विषमताओं को, आर्थिक विषमता को दूर कर रही है, विषमता से लड़ने जा रहे हो आप, और उसके लिए जो हथियार है उनको, तो हथियारों को उठाना ही नहीं चाहते आप लोग। मतलब उठाओ भाई, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, बताना। और ये मत समझिए, एक श्रीमान जी लिखते हैं कि साहब ये आपके वीडियो तो हैं तो बहुत अच्छे, मैं भी उनको धन्यवाद दिया है, मैंने उनको थैंक्स अवार्ड किया है, ये हैं तो अच्छे, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए। अरे बिगिनर नहीं भाई, सबके लिए है। आप बताइए 20-23 साल पुराने इन्वेस्टर्स भी हैं, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है। मतलब वो तो नॉलेज तो उसकी होगी जो तपस्या करेगा, चिंतन मंथन, ये सब विश्लेषण, आत्म परीक्षण, ये सब चीज़ें करेगा, पश्चाताप करेगा अगर कहीं गलती हो जाती है तो, और उसको आगे सुधारने का व्रत लेगा कि ये गलती मैं आइंदा नहीं करूँगा, उस आदमी को ज्ञान प्राप्त होगा। तो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। सब्सक्राइब करें।